आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बीपीएससी 101 की इस क्लास करने जा रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य। सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा? बीपीएससी 101। और इसकी एक ही क्लास में मैं आपको सारी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 17 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? टोटल 17 चैप्टर हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, खास तौर से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाने। अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 5 ब्लॉक दिए गए। 5 ब्लॉक में अगर आप देखेंगे टोटल 17 चैप्टर हैं, और 17 के 17 चैप्टर को हम लोग ध्यान से देखेंगे, और खास तौर से जो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। खास तौर से जो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं, और एक ही क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए देखिएगा। हमारा पहला चैप्टर रहेगा, देखिए हमारा पहला चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है? लोक प्रशासन की अवधारणा अथवा महत्व। पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर देखने को मिल सकता है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन का स्वरूप क्या होता है या क्षेत्र क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, खास तौर से अगर आप देखें ये दोनों क्वेश्चन ना 1.2 1.3 वाला जो है लगभग एक साथ ही पूछा जाएगा। जैसे अगला 1.4 का है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या संबंध होता है। जो लोक प्रशासन होता है और जो हमारा निजी प्रशासन, उसमें महत्व। और थोड़ा इंपॉर्टेंट जो बनेगा, लोक प्रशासन का महत्व, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। खासतौर से इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा सकते हैं कि भाई लोक प्रशासन का क्या महत्व होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। क्या रहेगा? देखिएगा, प्रशासन की आम अवधारणा को एक भाग लोक प्रशासन है। यानी जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसकी एक धारणा क्या है? लोक प्रशासन है। इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पूर्व प्रशासन को समझना काफी आवश्यक है। सबसे पहले अगर हमें लोक प्रशासन को समझना है, तो उससे पहले हमें प्रशासन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा, प्रशासन को अंग्रेजी में बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला जाता है भाई मेरे? प्रशासन को अंग्रेजी में बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है, वह अगर मैं बोलूं तो लैटिन भाषा का शब्द है। कि कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्ट्रेशन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना या चिंता करना या कार्य। देखो, प्रशासन का मतलब होता है कि लोगों की देखभाल करना, चिंता करना या उनके कामों का प्रबंधन करना ही क्या होता है? प्रशासन होता है। प्रशासन हम लोग किसको बोलते हैं? कहा जाता है कि जैसे भाई लोगों की देखभाल की जा रही है, या लोगों के लिए चिंता की जा रही है, उनकी क्या क्या समस्या, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, या लोगों के जो काम है उनके कामों को अगर मैनेज किया जाता है, यानी उनके कामों का अगर प्रबंधन किया जाता है, तो इसको हम लोग प्रशासन कह सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप देखेंगे अपने शाब्दिक रूप में, प्रशासन शब्द का अर्थ है सार्वजनिक या निजी। यानी चाहे पब्लिक हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, नागरिक और सेवा संबंधी बड़े स्तर पर अन्यथा मामलों का प्रबंधन प्रबंधन ही क्या होता है? लोक प्रशासन होता है। प्रशासन वह सहभागी प्रयास है जिसके द्वारा लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को, भाई प्रशासन के जरिए हम क्या करते हैं? हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, चाहे हमारी सरकार है, हमारी सरकार के जितने भी उद्देश्य हैं भाई, उसकी जो भी योजनाएं हैं, उनको प्राप्त करने में कह सकते हैं कि जो प्रशासन है उसकी एक बड़ी भूमिका निभाता है, जो हमारा क्या होता है भाई? प्रशासन होता है। ठीक है, और उसकी बात करेंगे। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेगा प्रशासन की परिभाषा दी गई। प्रशासन एक लंबा तथा कुछ वर्णित शब्द है, जिसका अर्थ है साधारण, क्योंकि इसके अर्थ है लोगों की चिंता करना, उनकी देखभाल करना। भाई प्रशासन का मतलब होता है कि लोगों की चिंता करना, लोगों की देखभाल करना, मामलों का प्रबंधन करना, एक सुनिश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया गया, खासतौर से लोक प्रशासन। प्रशासन का अर्थ प्रशासन का एक मकसद होता है कि लोगों के जो उद्देश्य हैं, या उन लोगों की क्या करना? मदद करना, हेल्प करना, लोगों की चिंता करना, लोगों की देखभाल करना, यही क्या होता भाई? हमारा प्रशासन होता है। ठीक है, इसको प्रशासन को आप समझ गए। देखो, प्रशासन के कुछ लक्ष्य होते हैं। अगर हम लोग प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का क्या होता है भाई मेरे? कुछ ना कुछ उसका लक्ष्य होता है।
जैसे प्रशासन का उद्देश्य होता है, ठीक है, उद्देश्यों की कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए प्रशासन क्या करता है, काम करता है। जो प्रशासन होता है उसका मानव और भौतिक संसाधनों का दिशा निर्देश करता है। प्रशासन सुनिश्चित क्रिया है, ठीक है, प्रशासन कार्य पूर्ण करना है, ठीक है, लोगों पर नियंत्रण करना, उनके बीच में समन्वय करना किसका काम होता है, प्रशासन का काम होता है। भाई लोगों को कंट्रोल करना, लोगों पर नियंत्रण करना या उनका समन्वय करना किसका काम है, प्रशासन का काम है। जो संसाधन है, संसाधनों को सोच समझ करके प्रयोग करना किसका काम है, प्रशासन का काम है, ठीक है। साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कौन करता है, हमारा प्रशासन करता है। भाई आज हमारा जो प्रशासन है, सरकार के जो भी उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के लिए अगर आप देखेंगे तो उसका जो प्रशासन होता है वह साझा प्रयास करता है, ठीक है। लोक प्रशासन प्रशासन के अधिक बड़े व्यापक और क्षेत्र का भाग है। इसे साधारणतः नौकरशाही के नाम से समझा जा सकता है। प्रशासन को हम खास तौर से नौकरशाही समझ सकते हैं। जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो सारा वो काम करते हैं, उसको हम लोग प्रशासन के रूप में समझ सकते हैं या लोक प्रशासन के रूप में समझ सकते हैं। देखिएगा, लोक प्रशासन एक अध्ययन का विषय है जिसका संबंध संगठन या लोक कल्याण के लिए नीतियों के लिए क्रियान्वयन। लोक प्रशासन का मतलब होता है कि हमारा जो संगठन है, चाहे सरकार है चाहे प्राइवेट है, भाई उसकी जो नीतियां हैं या उनकी नीतियों को जो लागू करवाया जाता है या नीतियां जो बनाई जाती हैं, लोगों के कल्याण के लिए जो नीतियां चलाई जाती हैं उसको मैनेज करना का जो सारा काम होता है, प्रबंधन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लोक प्रशासन कहते हैं। या एक राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है ताकि राजनीतिक निर्णय, भाई लोक प्रशासन क्या करता है कि सरकार के जो डिसीजन है, सरकार के जो फैसले हैं, उनको लागू करवाना या सरकार की जो योजनाएं हैं वह लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, लोक प्रशासन करता है। क्या करता है भाई मेरे, लोक प्रशासन। इसे सरकारी शासन भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं कि लोक प्रशासन को हम लोग सरकारी शासन भी कह सकते हैं, यानी सरकार का शासन कह सकते हैं, ठीक है। लोक प्रशासन की विशेषता क्या है, अगर हम लोग बात करें लोक प्रशासन, अगर आप देखो नौकरशाही निर्णय निर्माण, लोक प्रशासन में आपको नौकरशाह मिलेंगे, सरकारी अधिकारी व अधिकारी मिलेगा जो लोक प्रशासन में लोग काम करते हैं। दूसरा, लोक प्रशासन में क्या होता है, संगठन होते हैं और संगठन क्या करते हैं, वो काम करते हैं। लोक प्रशासन में सरकार के संगठन होते हैं जो तमाम तरह की योजनाओं को क्या करते हैं, लागू करते हैं, करवाते हैं। लोक प्रशासन है भाई कानून का विस्तार किया जाता है। लोक प्रशासन के जरिए जो कानून होता है, नियम होता है, उनको लागू करवाया जाता है या लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, कानूनों को लागू करवाते हैं। लोक प्रशासन जो होता है, जो हमारी नीतियां हैं, सरकार की कोई भी पॉलिसी है, भाई सरकार की जैसे उज्ज्वला योजना है, कोई भी सरकार की योजना है, तो उसको लागू करवाने में क्या होता है, लोक प्रशासन एक बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। लोक प्रशासन नागरिकों के कार्य करता है। भाई नागरिक जो है, खास तौर से देश के जो नागरिक हैं, उनकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन सारी समस्याओं का, उन सारी प्रॉब्लम का समाधान कौन करता है, हमारा लोक प्रशासन ही करता। कौन करता है मेरे, हमारा जो लोक प्रशासन होता है वही सभी समस्याओं का क्या करता है, समाधान करता है। प्रशासनिक शाखा का संचालन करता है, यानी जो सारा शासन प्रशासन होता है उसका संचालन कौन करता है, इसको कौन चलाता है, जो हमारा लोक प्रशासन होता है, ठीक है। या लोक प्रशासन सरकार के जो काम होते हैं, सरकार के जो मसले होते हैं, सरकार के जो आदेश होते हैं, सरकार के जो नियम होते हैं, उनको लागू करवाना या उनके फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम होता है, लोक प्रशासन का काम होता ना। सरकार कैसे है, सरकार कैसे कार्य करती है, इन सब में कह सकते हैं कि हमारा जो लोक प्रशासन होता है उसकी हमें एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र और स्वरूप क्या है। तो अगर आप देखेंगे लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, तो लोक प्रशासन का दो व्यापक दृष्टिकोण है। कौन कौन सा, प्रबंधात्मक और एकात्मक दृष्टि। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि हमारा जो लोक प्रशासन होता है वह कामों को क्या करता है, उनका प्रबंधन करता है। अगर आप देखेंगे इस संबंध में लोक प्रशासन केवल प्रबंधात्मक गतिविधियों क्रियाकलापों को ही सम्मिलित करते हैं। जो लोक प्रशासन होता है मैनेज करता है, जैसे सरकार की भाई तकनीकी है, कोई लिखाई पढ़ाई का काम है, उसकी शारीरिक गतिविधि है, इसका क्या करता है, काम करता है जो लोक प्रशासन होता है। लोक प्रशासन क्या करता है कि सरकार के जो काम है उनको पूरी तरीके से क्या करता है भाई मेरे, मैनेज करता है लोक प्रशासन। सरकार के भाई तमाम मंत्रालय होंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे कृषि मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, वन मंत्रालय है, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय है, ठीक है, उद्योग मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं
उनको सरकार के जो काम है, अलग अलग जो योजना है उनको लागू करवाने का काम, यानी प्रबंधन करता, मैनेज करता। जो अगर आप देखेंगे लोक प्रशासन का पहला क्षेत्र क्या है कि स्वरूप क्या है कि वह हर एक चीजों को क्या करता है, मैनेज करता है। जो भी सरकार के नियम होते हैं, जो भी सरकार के कानून होते हैं, जो भी हमारी सरकार की पॉलिसियां होती हैं, उनको एक प्रकार से क्या करता है, मैनेज करने का कार्य कौन करता भाई मेरे, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण क्या है, मैनेजमेंट का कोर्स है। अगला एकात्मक दृष्टिकोण क्या था, जो लोक प्रशासन होता है वह लोक प्रशासन में सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जो किसी दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भाई लोक प्रशासन क्या करता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम करता है। लोक प्रशासन कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार के लक्ष्य हैं, सरकार ने जो टारगेट फिक्स किए हैं, जो लक्ष्य फिक्स किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए क्या करता है, वह लगातार क्या करता भाई मेरे, काम करता। कौन काम करता, हमारा लोक प्रशासन ही करता है कि जो भी काम है, जो भी वर्क है, उनको एक प्रकार से अगर आप देखेंगे जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट है, भाई सरकार ने किसी योजना में क्या टारगेट फिक्स किए हैं, हमारी सरकार के क्या लक्ष्य हैं, तो उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारा लोक प्रशासन एकात्मक दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन ही सारे क्या करता, काम करता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से सरकार के जो लक्ष्य हैं, सरकार के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हमेशा क्या रहता है, वह लगा रहता है। अगर आप देखेंगे लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन अगर आप देखेंगे पोस्ट कोड दृष्टिकोण है और विषय वस्तु दृष्टिकोण है। पोस्टल कोड, पोस्टर कोबोर्ड दृष्टिकोण क्या है, लोक प्रशासन के क्षेत्र इस दृष्टिकोण का प्रचार व वकालत गुधर मलिके ने की है। उनका विश्वास था प्रशासन 7 अवयव से बना, जो वो मानते थे प्रशासन जो 7 चीजों से बना, जैसे प्लानिंग, भाई प्रशासन में हर चीज की प्लानिंग की जाती है, प्लान बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होता है प्रशासन में। प्रशासन में नियुक्ति होती, भाई कोई ना कोई अधिकारी की नियुक्ति होती होता है ना भाई। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित किया जाता है। प्रशासन में रिपोर्टिंग होती है और फिर बजट होता है। यानी प्रशासन में अगर आप देखें 7 चीजें हर प्रशासन में आपको देखने को मिलेगी। प्रशासन में भाई योजनाएं बनाई जाती है, नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। भाई कोई भी योजना उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, उसका फिर जब योजना की प्लानिंग बन जाएगा तो क्या, संगठन बनाना पड़ेगा, उसको कैसे फैलाना, अलग अलग संगठन उसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर उसमें लोगों को नियुक्त किया जाता है प्रशासन में। देखते नहीं प्रशासन में तमाम तरह के लोगों की नियुक्ति होती है, तमाम लोग आते जाते रहे उनकी नियुक्ति होती है ना। ठीक है, फिर क्या होता है, डायरेक्टरिंग, यानी निर्देश दिया जाता है। भाई प्रशासन में तो निर्देश दिया जाता है, तुमको क्या काम करना है, तुमको क्या करना, फलाने को क्या काम करना, इनको क्या काम करना, क्या लोगों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित किया जाता है। प्रशासन जो होता है वह जनता और सरकार के बीच समन्वय एक प्रकार से स्थापित करने का क्या करता है वो काम करता है। प्रशासन में रिपोर्टिंग होती है भाई। अगर आप देखेंगे सरकार की जो योजना है उनको जनता के पास पहुंचाया जाता है और आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको सरकार के पास पहुंचाया जाता है। बजटिंग, भाई कोई भी प्रशासन में काम होगा तो हर काम के लिए सरकार क्या करती है, कुछ ना कुछ बजट बनाती है। भाई उसके लिए पैसा भी तो रिलीज किया जाता है ना। विषय वस्तु दृष्टिकोण क्या बताता है, देखो यद्यपि लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कोबोर्ड दृष्टिकोण काफी लंबे समय तक मान्य रहा, लेकिन समय के साथ इस दृष्टिकोण में काफी विरोध रहा। उस समय अनुभव किया गया कि पोस्टल कोबोर्ड क्रियाकलाप संपूर्ण लोक प्रशासन में यहाँ तक कि उसका महत्वपूर्ण भाग नहीं हो सकता। यह दृष्टिकोण इस बात का समर्थन प्रचार करता था कि प्रशासन की समस्याएं प्रत्येक एजेंसी एक जैसी नहीं होती। भाई कह रहे कि प्रशासन में जो समस्याएं होती हैं वह एक जैसी नहीं होती। इसलिए अगर आप देखेंगे विषय वस्तु दृष्टिकोण आता है। विषय वस्तु दृष्टिकोण आता है कि प्रशासन की जो समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग संगठन होंगे, अलग अलग लोग होंगे। भाई प्रशासन में अगर आप देखोगे तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, तो प्रशासन में अगर तमाम तरह की समस्याएं आती हैं तो हर समस्या का समाधान एक जैसे तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए अलग अलग क्या रहेगा, विषय के अनुसार लोगों को लगाया जाएगा। हर समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग लोगों की मदद ली जाती है। अलग अलग, भाई जैसे कृषि की समस्या कृषि मंत्रालय है, उद्योगों की समस्या के लिए उद्योग मंत्रालय है, कपड़े की समस्या के लिए कपड़ा मंत्रालय है, वनों की समस्या के लिए वन मंत्रालय है, अर्थव्यवस्था के लिए अगर आप देखोगे तो हमारा आर्थिक मंत्रालय है, रक्षा समय सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय, यानी हर समस्या के लिए अगर आप देखेंगे
तो अलग अलग मंत्रालय की स्थापना की गई, क्योंकि एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय कह सकते हैं कि एक जो हमारा प्रशासन है वह सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग चीजों की क्या की गई है, व्यवस्थाएं की गई हैं। तो लोक प्रशासन वाला जो रहेगा आपके एग्जाम में ज्यादा पूछ सकता है। लोक प्रशासन का था, लोक प्रशासन एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार से जुड़ा हुआ संबंध होता है। जो सरकारी प्रशासन होता है, हम लोग ज्यादातर उसकी लोक प्रशासन की बात करते हैं, जिसमें आम लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार क्या करती है, हमेशा तत्पर रहती है। क्या रहती भाई, हमेशा तत्पर रहती है, ठीक है। और निजी प्रशासन क्या होता, निजी प्रशासन एक प्रकार से जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है या आपका कोई मैनेजमेंट है, आपका लोकल है, आपका खुद का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निजी प्रशासन। लोक प्रशासन जो है वह सरकारी है और एक प्रकार से पब्लिक सेक्टर की बात करता है। आम पब्लिक की जो समस्या, आम लोगों की समस्या है, उनके समाधान के लिए, उनकी प्रॉब्लम के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान, उनकी समस्याओं का क्रियान्वयन करने के लिए है। और जो हमारा निजी प्रशासन होता है वह किसी व्यक्ति के लिए, प्राइवेट व्यक्ति है या उसकी कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमें निजी प्रशासन देखने को मिलता है, जो खास तौर से किसी व्यक्ति का होता है या किसी संस्था का होता है या किसी पर्सनल व्यक्ति का। जैसे अंबानी अडानी लोग हैं भाई, ये अपना निजी प्रशासन रख सकते हैं ना, भाई इतने पैसे वाले लोग हैं, इनका पूरा एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन होता। तो अगला देखिएगा लोक प्रशासन का महत्व क्या है। अगर बात करें भाई लोक प्रशासन का पहला महत्व है कि एक प्रकार से सरकार की जो योजना है वह लोगों तक पहुंचाने में उसकी एक बड़ी भूमिका, अगर आप देखेंगे लोक प्रशासन की पहली भूमि जिम्मे महत्व है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान करता है जो हमारा लोक प्रशासन होता है। तीसरा अगर आप देखेंगे सरकार और जनता में देखोगे एक कड़ी का काम करता है हमारा जो लोक प्रशासन होता है। चौथा अगर आप देखेंगे आम जनता की जो समस्याएं होती उन समस्याओं का समाधान करता हमारा जो लोक प्रशासन होता है। पांचवा क्या, सरकार की जो योजनाएं होती हैं वह सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में उसकी बड़ी भूमिका है, भूमिका निभाता है जो योजना है, ठीक है। छठा अगर आप देखेंगे सरकार की जो योजना होती है उनको लागू करवाता है, ठीक है। या सरकार आम लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम काम करता भाई लोक प्रशासन ही करता है। तो क्या इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लोक प्रशासन का बहुत ही ज्यादा महत्व है, अगर मेरे हिसाब से देखोगे भाई। लोक प्रशासन जो है अगर आप देखेंगे तो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करता है। लोक प्रशासन में अगर आप देखेंगे तो जनता की देखभाल करता है, जनता के जो सुख दुख है उनकी समस्याओं का समाधान करता है। जनता को सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसी भी चीज की समस्या है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर आप देखेंगे हमारा जो लोक प्रशासन रहता है वह हमेशा आगे रहता है। भाई हमारे गांव है, शहर है, गली है, मोहल्ले हैं, हर जगह पर अगर आप देखो वर्क करने के लिए लोक प्रशासन जो रहता है तत्पर रहता है। हमारा जिले का प्रशासन है, हमारे गांव गांव का प्रशासन है, हमारे कस्बे का प्रशासन है, हमारे राज्य का प्रशासन है, हमारे देश का प्रशासन है। तो हर लेवल पर अगर आप देखेंगे जो लोक प्रशासन होता है वह अपनी जिम्मेदारियों को अलग अलग तरीके से निभा रहा है। अगर प्रशासन नहीं होता तो शायद कह सकता हूं जनता में अफरा तफरी मच जाती और सरकार की जो योजनाएं हैं वह लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती। आज जो सरकार के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वह बड़ी भूमिका निभा रहा है। अगर लोक प्रशासन नहीं होता तो मैं कह सकता हूं सरकार की जो योजनाएं हैं वह आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाती या उनको पहुंचने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता, वह बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। तो इस प्रकार से आप लोग क्या लिखेंगे, लोक प्रशासन का महत्व क्या होता। इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर होगा समाप्त हो जाएगा। चलिए हम अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला इंपॉर्टेंट सभी रहेंगे उन्हीं को देखेंगे, ठीक। चैप्टर क्या रहेगा भाई, चैप्टर नंबर दूसरा जो रहेगा क्या रहेगा, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण, ठीक है। क्या है ये वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण, इसमें खास तौर से दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण की विशेषताएं। ये दो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको जरूर करके जाना है। जो हमारा क्या रहेगा वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है भाई मेरे, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के सिद्धांत। तो देखिएगा टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण नींव रखते हुए विश्वास था कि एक संगठन के सिद्धांत और निश्चित नियम कानून एक संगठन के वैज्ञानिक सिद्धांत होने चाहिए। देखो टेलर क्या है, टेलर ने ही वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण दिया था और वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण का मतलब था कि हमारा जो लोक प्रशासन है उसको एक प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, उसका प्रबंधन करना चाहिए। टेलर क्या कहता था कि जो लोक प्रशासन है उसके जो उसका जो संगठन है उसमें जो नियम है, कानून है,
उनको एक प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से उसको मैनेज करना ही क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है। जो क्या है भाई, टेलर का विश्वास है। टेलर का विश्वास था कि प्रभावशीलता की ओर बढ़ने के लिए संगठन की कार्य प्रणाली में तकनीकी क्षमता, तार्किकता और विशेषीकरण की आवश्यकता है। देखो, टेलर का मानना था या टेलर का विश्वास क्या था कि प्रभावशीलता की ओर बढ़ने बढ़ने के लिए संगठन की एक जो कार्य प्रणाली है, यानी संगठन जो होता है उसका जो काम करने का तरीका, उसमें जो तकनीकी क्षमता है, जो तार्किकता है या विशेषीकरण है, इनकी आवश्यकता होती थी। ठीक है, जैसे जैसे टेलर ने संगठन और इसके प्रबंधन के अध्ययन को आगे बढ़ाया, टेलर ने पाया कि कर्मचारी में कार्य करने की अपेक्षा उत्पादन को सीमित करने की प्रवृत्ति थी। देखो, टेलर जो है वो एक प्रकार से कह सकते हो कि एक प्रकार से थिंकर है, और एक प्रकार से क्या कर रहा भाई, लोक प्रशासन में रिसर्च कर रहा, शोध कर रहा। उसने पाया जो कर्मचारी होते, जो वर्कर होते हैं, उनमें कार्य करने की अपेक्षा उत्पादन को सीमित करने की प्रवृत्ति, यानी वो लोग उत्पादन को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, उसने कहते हैं रोल्डिंग का नाम दिया। कर्मचारियों की तरफ से निष्पादन कम करने की स्थिति के कारण अधिक उत्पादन करने का वही समान राशिफल प्राप्त करना बतलाया। टेलर ने दो रूप में बांटा है, एक तो प्राकृतिक रोल्डिंग है, दूसरा है व्यवस्थित रोल्डिंग है। ठीक है, जिसमें पहले के संदर्भ में कर्मचारियों की चीज को हल्के में लेना तथा बहुत ही महत्वाकांक्षी ना होने की आदत है। देखो, अगर आप लोग देखोगे जो कर्मचारी होता, जो वर्कर होता ना भाई, वो किसी भी काम को अगर बताओगे तो बहुत हल्के में लेता है। देखोगे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो प्रशासन और शासन में होते हैं, उनको भैया अगर कोई काम बताओगे ना, तो आदमी हर काम को बहुत हल्के में लेता है। वह किसी काम को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, दूसरा महत्वाकांक्षी भाई, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, जो प्रशासन में लोग होते हैं महत्वाकांक्षी बड़ी होते हैं। दूसरी ओर सोलोजिंग का संबंध उन सामाजिक और संगठनात्मक कारकों से है जो कर्मचारी द्वारा निष्पादन सीमित रूप में किया जाता है। टेलर का मानना कि संगठन का उत्पादन बढ़ाने का रास्ता वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा किया जा सकता है। देखो, टेलर का मानना था कि अगर हमारा जो संगठन है भाई, अगर संगठन में उत्पादन बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीका ही अपनाना पड़ेगा। बिना वैज्ञानिक तरीके से आप संगठन को एक प्रकार से उसका जो एक प्रकार से अगर आप देखें उसमें जो उत्पादन है, वह उत्पादन को आप बिल्कुल भी बढ़ा नहीं सकते थे। किसका मानना था? यह टेलर का ही मानना था। ठीक है, टेलर ने कहा था कि उन दिनों संगठन में संपन्न किए जाने वाले कार्यों में विज्ञान है, कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य वैज्ञानिक ढंग से संरचना से की जा सकती है। देखो, टेलर का मानना था कि जो संगठन होता है उसमें जो कार्य हैं ज्यादातर वैज्ञानिक कार्य हैं, टेक्निकल वर्क है, इसलिए हमारे संगठन को भी वैज्ञानिक तरीके से क्या है, बनाने की जरूरत है। क्या बोला हूं? हमारे जो संगठन है उनको भी एक प्रकार से क्या भाई, वैज्ञानिक तरीके से बनाने की जरूरत है। इसलिए दुकान, फैक्ट्री निम्न स्तर के अपने अनुभव के साथ सर्वोच्च उत्पादन पर कार्य करने के लिए फोरमैन की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। ठीक है, अतः टेलर ने कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रबंधन और निरीक्षकों की भूमिका पर बल दिया। देखो, टेलर का मानना था कि हमारा जो प्रशासन है या जो हमारा संगठन है, उसमें भाई मेरे कि प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उसमें जो लोग हैं उनको एक प्रकार से निरीक्षण की भूमिका है, या उनको एक प्रकार से कुशल लोग हों, ज्यादा से ज्यादा स्किल लोग हैं, उनको क्या है उसकी बात करता। कौन करता भाई? टेलर करता था। देखो, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण रखते हुए टेलर ने प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत के निम्न सिद्धांत बताए। वैज्ञानिक, देखो, वैज्ञानिक सिद्धांत को टेलर ने क्या क्या बताया है। एक कर्मचारी द्वारा संपन्न किया जाने वाला कार्य प्रत्येक तत्व या भाग के लिए अनूठा नियम के स्थान पर विज्ञान की प्रति स्थापना करने की आवश्यकता है। दूसरा उसने क्या बताया था, किसी कार्य के संपन्न करने के लिए सर्वोत्तम तरीका को निश्चित करना, इससे मानक उत्पादन को निश्चित करना तय करने की सहायता मिलती। किसने बताया था भाई? ये टेलर ने बताया था, अगर आप देखेंगे। तीसरा अगर आप देखें क्या है, क्योंकि सर्वोच्च तरीकों का निर्धारण वैज्ञानिक रूप से किया जाता है, हमें उत्पादन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। देखो, टेलर कहता है कि हमारे जो कर्मचारी, जो वर्कर हैं, उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग देने की, प्रशिक्षण देने की उनकी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें स्किल लोगों को रखना चाहिए, और हमारा जो संगठन पूरी तरीके से उसको वैज्ञानिक बनाने की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वांछित उत्पादन की प्राप्ति के लिए प्रबंधन को कर्मचारी का सहयोग करना चाहिए। भाई, अगर कोई भी संगठन है, अगर अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना चाहता है, तो कर्मचारियों का सहयोग क्या है, लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कार्य का विभाजन प्रबंधकों
तथा कर्मचारियों के बीच समान रूप से होना चाहिए। देखो टेलर कहता था कि जो काम है, जो वर्क है, वह कंपनी के कर्मचारी और जो उसके प्रबंधक है, जो लोग कंपनी को मैनेज करते यानी संगठन को मैनेज करते हैं, उनमें जो काम का बंटवारा है समान रूप से होना चाहिए। यानी कर्मचारी भी अपने जो भूमिका है उसको निभाए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को माने, और जो संगठन के प्रबंधक है वह भी अपनी भूमिका निभाए। तो कोई भी जो संगठन है वह शायद बेहतर ढंग से काम कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर हम बात करें, टेलर का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही बताता है कि संगठन में वैज्ञानिक तरीके से काम कीजिए, काम का बंटवारा कीजिए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, जो कर्मचारी उनके साथ सहयोग मिलकर के काम कीजिए, तब शायद कह सकते हैं कि आपका जो संगठन है, उसमें जो उत्पादन है, वह शायद बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतर बढ़ सकता है। और टेलर का कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो दृष्टिकोण है, यही बताता है, टेलर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रबंधन है, ठीक है? अगला देखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण की क्या-क्या विशेषताएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है, उसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं। देखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताओं को प्रस्तुत करने हेतु टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ तकनीक पद्धति निर्धारित किया है। ये तकनीकी क्रियाएं जो किसी संगठन में वैज्ञानिक सिद्धांत को आगे बढ़ाए। तो टेलर की क्या-क्या, टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण को के लिए कौन-कौन से तरीके बताए, कौन-कौन? पहला क्रियात्मक और कार्यात्मक, ठीक है, फोरमैनशिप। टेलर टेलर का कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा है। यह बताती है कि प्रत्येक कर्मचारी या श्रमिक या कार्यात्मक जो फोरमैन है, कार्यात्मक फोरमैन के विचार के अंतर्गत टेलर ने कहा कि एक योजना इकाई और योजनाकारों की आवश्यकता। जो टेलर कहता है कि हमारा जो भी संगठन है, उसमें सबसे पहले भैया योजना बनाने की बहुत जरूरत है। कोई भी संगठन है, कोई भी संगठन अगर काम करता है तो सबसे पहले उसमें एक प्रकार से योजनाकारों की आवश्यकता है, जो लोग योजना बना सके, जो लोग पॉलिसी बना सके। हर संगठन में क्या इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह एक अकेले फोरमैनशिप के विचार को नकारता है, अर्थात आदेश की एकता जिसके अंतर्गत कर्मचारी केवल उच्च अधिकारी का आदेश प्राप्त करेंगे। इसलिए जब उसने फोरमैन का विचार प्रदान किया तो उसका वर्गीकरण इस प्रकार किया। देखो टेलर कहता है कि जो संगठन है, जो कर्मचारी है, उसमें कोई एक व्यक्ति काम ना करे, उसमें जो योजना बने सभी लोग मिलजुल कर के काम करें। क्या बोलता है टेलर, कहता है अपने वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण की विशेषता में, कहता कि जो कंपनी है, जो प्रबंध खास से यहाँ पर अगर हम लोग जिसकी बात करते हैं, ठीक है, जो संगठन है, संगठन में जो नियम बने, जो योजनाकार हो, वो कोई एक व्यक्ति ना हो, बल्कि सभी व्यक्तियों के सहयोग से मिलकर के क्या बननी चाहिए, योजनाओं को बनाना चाहिए। जो भी योजना बने, योजना बोस कौन बनेगा, कार्य का आदेश तथा रूट कलर, अनुदेशक, कार्ड कलर, समय व लागत कलर, क्रियान्वयन बॉस कौन होगा, गैंग बॉस, मरम्मत बॉक्स, गति बॉक्स। यानी हर व्यक्ति में अगर आप देखोगे तो काम का बंटवारा कर दिया जाए और पूरी तरीके से जो कर्मचारी हैं और जो उसके जो खास तौर से जो कर्मचारी हैं, दूसरा जो संगठन को जो लोग मैनेज करते हैं, उनमें एक प्रकार से अच्छे तरीके से मिलजुल करके जो बने, सारी योजनाएं बने। अगर संगठन के जो कर्मचारी हैं और संगठन के जो प्रबंधक है, जो सीनियर लोग हैं, जिनका संगठन, जो लोग संगठन को मैनेज करते हैं, अगर ये मिलजुल करके काम करें तो शायद बहुत बेहतर काम हो सकता है। अगला अगर आप देखेंगे, प्रतिक्रिया अध्ययन क्या है। इस इस तकनीक की खोज खोज तरीकों के मानकों के लिए की गई है। इसमें किसी एक कार्य में सभी प्रक्रियाओं पर ध्यान रखना शामिल होता है। इसके द्वारा गति के सर्वोत्तम घटक को तय करना। इस प्रकार के गति के अध्ययन के माध्यम से उद्देश्य तथा हाथ तथा शरीर की गति को शीघ्रता से सरल बनाने के लिए तकनीक, यंत्रों और उपकरणों और कच्चे सामानों और वसीयत युक्त वांछनीय संरचना बनाना। अगला समय अध्ययन क्या है। समय अध्ययन क्या, प्रबंधन में एक प्रकार से आपको समय अध्ययन करना पड़ेगा। यानी जो हमारा संगठन है, उसमें किसी भी काम को कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यह भी एक बड़ी विशेषता की समय अध्ययन, यानी टाइम स्टडी करनी चाहिए। मात्रात्मक दर दर मजदूरी, यानी जो हमारे वर्कर हैं, जो कर्मचारी जो काम करते हैं, उनको कितना सैलरी दी जाएगी, ठीक है। यह एक प्रकार से सैलरी, आपको रेट कितना उनको दिया जाएगा। दर मजदूरी भी हमको क्या फिक्स करना बहुत जरूरी है। भाई किसी भी संगठन में जो वर्कर काम करता है, सैलरी उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक निश्चित सैलरी प्रदान की जाए, यह भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी संगठन में, किसी भी, ठीक है। अपवाद सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत टेलर ने कहा है कि कार्य करने के
मानक तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिसंतोषकों का निर्धारण करने के पश्चात प्रबंधकों को केवल मानकीय निष्पादन पर ध्यान देने की बजाय उग्र अपवाद कार्य करने को बना। अन्य पद्धति कौन कौन सी उसने बताई है? व्यापार में प्रयुक्त सभी यंत्रों और विधियों का मानकीकरण किया जाए, अलग योजना और सेलमैन विभाग, कर्मचारी और श्रमिकों के लिए अनुदेशन कार्ड, लागत बचत प्रणाली। ये टेलर का एक यानी क्या है विशेषता है। किसी भी संगठन के लिए अगर आप देखेंगे तो टेलर का एक वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है, और खास तौर से जो टेलर है अगर आप देखेंगे वह किसी भी संगठन को वैज्ञानिक तरीके से चलाने की क्या करता है, बात करता है। हर काम जो करो एक प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से काम करो, ताकि किसी भी संगठन में जो उत्पादन है वह ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में इसे पूछा जरूर जा सकता है। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण जो है इसको जरूर करके जाना है, इसको कोई छोड़ करके नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या रहा भाई मेरे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, जो हमारा क्या रहेगा चैप्टर नंबर 3 देखिएगा क्या, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण। खास तौर से अगर मैं बताऊं, सारे लोग प्रशासनिक यानी प्रशासन जो होता है उसको कैसे प्रबंधन किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, सभी लोगों ने वही एक जैसे ही दृष्टिकोण दिए। तो खास तौर से हम किसमें किसी एक का दृष्टिकोण पढ़ेंगे, क्या बोला हूं, किसी एक का दृष्टिकोण पढ़ेंगे। किसी का भी पूछ लेगा प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण, अगर किसी का पूछा जाता है एक का मैं पढ़ा दूंगा, और बाकी किसी का भी आएगा आप लगभग वैसा लिख देना, बस उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं होता है। प्रशासनिक प्रबंधन अगर मैं दृष्टिकोण की बात करूं तो जैसे हम लोग इसमें करेंगे हेनरी फेयोल का करेंगे, ठीक है। हेनरी फेयोल का जो दृष्टिकोण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आने की संभावना रहती है। लगभग जो हेनरी फेयोल का दृष्टिकोण है थोड़ा आसान भी है और इजी भी है। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 में आप देखेंगे प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण है, हेनरी फेयोल का दृष्टिकोण थोड़ा इजी है, थोड़ा आसान है, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा आसान रहेगा, हम लोग देखेंगे। और इस ये जो मैं दृष्टिकोण पढ़ाऊंगा, अगर किसी का भी प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण पूछा जाता है तो लगभग हेनरी फेयोल वाला ही आपको क्या करना कर देना, वही लिख देना, लगभग आपका वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं, खास तौर से आने वाली है नहीं। तो प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का मतलब वही शासन प्रशासन जो होता है उसमें प्रबंधन कैसे किया जाए, उसमें मैनेज कैसे किया जाए। तो मैनेज को लेकर के वहां पर भी कई सारे विचारों ने अपने दृष्टिकोण दिए हैं, कई सारे बड़े बड़े थिंकर होते हैं, उन लोगों ने अपने भी विचार दिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादक। तो खास तौर से पहले हमारे जो प्रतिपादक है उनका नाम भाई हेनरी फेयोल के विचार, यानी प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण में हेनरी फेयोल ने क्या दृष्टिकोण दिया है, उसने क्या बता दी। हेनरी फेयोल को प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का जनक कहा जाता है। इसने ही शुरुआत की थी कि प्रशासन में इसने दृष्टिकोण दिया, प्रशासन प्रशासन को कैसे प्रबंधन किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। उनका जन्म 1841 में हुआ था। पेशे से वह एक इंजीनियर थे, हेनरी फेयोल के तो भैया इंजीनियर थे। उन्होंने एक अखाद्य दान कंपनी में काम किया था, जहां पर वह सन 1888 में प्रबंधक निदेशक पद पर आसीन हुए। उनके प्रबंधन निदेशक के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने बहुत अधिक आर्थिक लाभ हुआ था। तो हेनरी फेयोल के भैया एक कंपनी में काम करते थे और कंपनी के प्रबंधक निदेशक थे, यानी सीईओ बन गए थे, काफी बड़े पद पर पहुंचे थे। और जिस कंपनी में हेनरी फेयोल काम करते थे उस कंपनी को उन्होंने बहुत ज्यादा लाभ भी करवाया, आर्थिक लाभ। हेनरी फेयोल का सिद्धांत मुख्य रूप से दो पुस्तकों पर आधारित है। हेनरी फेयोल ने दो किताबें लिख रखी हैं जिसमें उसने प्रशासनिक जो प्रबंधन दृष्टिकोण है उसको लेकर के उसने क्या किया, अपने विचार दिए। अगर आप देखेंगे हेनरी फेयोल के प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के 14 सिद्धांत है, 14 उसने सिद्धांत दिए हैं जिसका वर्णन निरूपण में हेनरी फेयोल जो है उसने प्रशासन में कितने सिद्धांत दिए भाई मेरे, 14 सिद्धांत दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत अगर मैं बात करूं तो हेनरी फेयोल का ही सिद्धांत है जिन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण में दिया। तो उनका पहला सिद्धांत क्या है, पद सोपानीय संरचना। पद सोपानीय संरचना का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है उसमें भैया कोई बड़े पद पर होगा, फिर उसके छोटे पद पर होगा, फिर उसके छोटे पद पर होगा, फिर उसके छोटे पद पर होगा। इस प्रकार से पद सोपान की कौन बात करता है, ये हेनरी फेयोल कहते हैं। हेनरी हेनरी फेयोल कहते हैं कि हमारा जो शासन प्रशासन है उसमें एक प्रकार से
अगर आप देखोगे संरचना बनाइए, उसमें एक प्रकार से पद पोस्ट बनाइए। जैसे मान लीजिए पहला हमारा देखो कंपनी का मालिक है, ठीक है? फिर सीईओ होगा, फिर उसके अंडर में बहुत सारे मैनेजर वैनेजर होंगे, फिर जनरल मैनेजर होगा, ठीक है? फिर इंजीनियर होंगे, फिर छोटे इंजीनियर होंगे, फिर उससे छोटे इंजीनियर होंगे, फिर लेबर होंगे, मजदूर होंगे, फिर उनके हेल्पर होंगे। इस प्रकार से कहते हैं इसको, इसी को क्या बोला जाता है? पद सोपान दृष्टिकोण। और अगर आप देखेंगे तो हेनरी फ्यूल कहता था कि पद सोपान बने, यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग सबसे छोटे लेवल का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से पद सोपान की कौन बात करता था? हेनरी फ्यूल कहते हैं। देखिएगा, यह प्रशासनिक सिद्धांत एक संगठन में पद सोपानीय औपचारिक संरचना पर बल देता है। इस व्यवस्था में संगठन की संरचना औपचारिक होनी चाहिए, जिसमें सत्ता तथा दायित्व की ऊपर नीचे तक स्पष्ट रेखाएं निर्धारित हों। उदाहरण के लिए एक बड़े संगठन में शीर्ष पद पर उसके तुरंत अधीनस्थ वाले मुख्य कार्यपालक होता है, इसलिए उन्हें निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार के अधीनस्थों को, अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश देने का अधिकार है। कह रहे हैं कि एक बड़े पद पर होगा, फिर छोटे पद पर, फिर उससे छोटे पद पर क्या होंगे कि एक लोग दूसरों को आदेश देंगे और अपने काम को करवाएंगे। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा उनका सिद्धांत हेनरी फ्यूल का क्या है? श्रम विभाजन। यानी भाई मेरे काम को बंटवारा कर दो। जैसे मान लो श्रम विभाजन दृष्टिकोण बताता है कि कोई भी प्रशासन हो तो उसमें भैया काम का बंटवारा कर दो। हर काम आदमी जो होगा उसका अलग अलग काम होगा। जैसे मान लीजिए कार की कंपनी है, भैया उसमें एक कार बनानी है तो कार का हैंडल कोई बनाएगा, कार का शीशा कोई बनाएगा, कार की सीट कोई बनाएगा, कार के मोटर कोई बनाएगा, कार के इंजन कोई बनाएगा। इस प्रकार से हमें क्या कर देना? श्रम का विभाजन कर देना है। क्या? श्रम विभाजन, यानी काम का बंटवारा। हेनरी अगर फ्यूल की बात कहूं तो ये अगर आप देखोगे खास तौर से जो हमारा प्रशासन होता है उसमें काम का बंटवारा कर दीजिए। दूसरा क्या? कार्य विभाजन कर देना। दूसरा विभागों का भी बंटवारा कर दो। हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेगा। क्या करेगा? हर बहुत सारे डिपार्टमेंट है भाई। एग्रीकल्चर वाले तो एग्रीकल्चर वाला काम देखेंगे, वन वाले वन वाला काम देखेंगे, कृषि वाले कृषि का काम देखेंगे, उद्योग वाले उद्योग का काम देखेंगे। यानी हर व्यक्ति का क्या कर देना है? कार्य बांट देना। हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग बांट दो, यानी कहने का श्रम विभाजन कर दो। यानी लोगों का एक प्रकार से काम का बंटवारा कर देना। यह भी अगर आप देखेंगे हेनरी फ्यूल का सिद्धांत है कि हमारा जो शासन प्रशासन है उसमें पूरी तरीके से लोगों का काम का बंटवारा कर देना चाहिए। हर व्यक्ति का जो काम है, हर व्यक्ति का जो वर्क है वह पूरी तरह से डिसाइड होना चाहिए किसको क्या काम करना है। हर व्यक्ति अलग अलग काम करेगा, ठीक है? सामूहिक रूप से काम नहीं करना। हर व्यक्ति को अलग काम दिया जाएगा, वो उसको अच्छी तरीके से करेगा और आगे बढ़ाएगा। यही है श्रम विभाजन और कार्य विभाजन का सिद्धांत, ठीक है? अगला है स्वामी भक्ति। संगठन के प्रति स्वामी भक्ति प्राथमिक आधार मान्यता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के ऊपर संगठन के हितों की वरीयता दी जाती है। स्वामी भक्ति का मतलब होता है कि हमारा जो संगठन होगा, कर्मचारी के लिए संगठन के जो उद्देश्य हैं, जो टारगेट हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण होंगे। और जो कर्मचारी होगा भैया वह संगठन के जो उद्देश्य हैं, जो काम है, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, सबसे ज्यादा वरीयता देगा, ठीक है? बाकी चीजों को नहीं मानेगा। यानी मान लीजिए कोई वर्कर है या कोई शासन प्रशासन में कोई काम करता, तो उसके लिए जो उसका काम है वह भगवान के बराबर है। वह काम की पूजा करेगा। और एक प्रकार से अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के जो मालिक है उनके प्रति एक भक्ति दिखाना है। यानी सिर्फ आपको काम से, वर्क से लाभ होना चाहिए, अपने काम को काम करना है। संगठन के कामों को करने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना है, यानी तैयार रहना। तत्पर का मतलब भैया तैयार रहना, कमर कस के रहना है, ठीक है? स्वामी भक्ति वाला गुण होना चाहिए। अगला अगर आप देखोगे उचित वेतन और भुगतान क्या। देखो अगर मैं हेनरी हेनरी अगर बात करूं, हेनरी कहता था भाई जो संगठन है, जो शासन प्रशासन है, उसमें लोगों को उचित वेतन मिलना चाहिए और जो उनकी सैलरी, जो पैसा है, सही टाइम से उनको मिल जाना चाहिए। तभी जो कर्मचारी है वह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अगर हर एक कर्मचारी को सही समय से, सही टाइम से उसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो सैलरी है, अगर हम लोग उसको सही समय से दे देंगे तो शायद इसके लिए, उसके लिए क्या होगा, या बहुत अच्छा काम होगा, उसको सही समय से उसकी सैलरी मिल जाती, उसका सही समय से पैसा मिल जाता। अगला देखिएगा निर्देशन की एकता। देखो निर्देशन की एकता में हेनरी हेनरी कहते हैं कि अपने निर्धारित क्रियाकलापों को संपन्न करने वाला संगठन प्रत्येक विभाग या खंडों का
निर्देशन का एक प्रबंधक का योजना प्रयोग करते होना चाहिए। देखो निर्देशन का मतलब था कि जो कोई कंपनी होगा या जो कोई संगठन होगा वो क्या करेगा, एक प्रकार से लोगों को निर्देश देगा, अपने संगठन के अपने जो विभाग होंगे उनको निर्देश देना पड़ेगा। इससे इसका भी सिद्धांत है। आदेश की एकता, आदेश की एकता का मतलब होता है कि कोई भी जो संगठन होगा उसमें जो आदेश होगा वह पूरे तरीके से लागू होना चाहिए और एकता के साथ लागू करना। ये नहीं कोई मान रहा कोई नहीं। मान लिया कोई संगठन है, संगठन के जो नियम है, कानून है, सबको इसको एकजुट होकर के मानना है। कोई संगठन के जो नियम कानून है, उसका विरोध नहीं करेगा। भाई किसी भी कंपनी को, किसी भी संगठन को, कोई भी हमारा प्रशासन है, अगर उसको बेहतर काम करना है, तो प्रशासन में जो आदेश हैं, वह पूरी सभी लोग उसको एकता के साथ उसको नियमों को मानेंगे, रूल को मानेंगे और रूल को वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से फॉलो करेंगे किसी भी संगठन में। अगला अनुशासन, भाई किसी भी संगठन में अनुशासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन यानी हर संगठन में जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं या कोई भी है, चाहे वो प्रबंधक ही क्यों ना हो, बड़े लेवल का अधिकारी क्यों, उनको एक डिसिप्लिन में सही समय से आना, सही समय से जाना है, सही समय से काम करना है, जो काम दिया उस काम को फटाफट निपटाना है। यानी डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्राधिकार यानी अथॉरिटी, अथॉरिटाइज यानी हर व्यक्ति को अलग अलग क्या करना, आदेश दिया जाएगा। हर जो संगठन है उसमें लोगों को समय समय से उनके उत्तरदायित्व यानी उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पता होनी चाहिए। भाई कोई भी संगठन है, संगठन में जो वर्कर है, जो कर्मचारी हैं, हर कर्मचारी, हर वर्कर की जो उत्तरदायित्व है, हर वर्कर की जो प्रतिनिधित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह निर्धारित होनी चाहिए। क्या है? कोई भी संगठन है, फ्योल कहते हैं, हेनरी फ्योल का विचार क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। यानी क्या है, सभी लोग एक ही आदमी को रिपोर्ट करेंगे। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कि एक सबसे बड़ा अधिकारी होगा या सबसे बड़ा पद होगा, सभी लोग उसके दिशा निर्देशों को मानेंगे और वही वहीं से सारी चीजें क्या करेंगी, चलेंगी। यानी केंद्रीयकरण होना चाहिए किसी भी संगठन में। केंद्रीयकरण की भूमिका होना बहुत ज्यादा। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि एक ही जगह से यानी सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित होंगी, तभी हम संगठन को ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। व्यवस्था, हेनरी का मानना था कि भाई कोई भी संगठन है, व्यवस्था व्यवस्था का सिद्धांत का अर्थ है संगठन को प्रभावी और कुशल संचालन के लिए उसकी जो व्यवस्था है, लोगों का सही समय पर आना, सही स्थान पर काम करना, सही नियमों का पालन करना, यह सबसे जरूरी है। यानी व्यवस्था यानी ऑर्डर जो है पूरी तरीके से लागू होने चाहिए। अगला हेनरी की अगर मैं सिद्धांत की बात करूं, साम्यता की बात करता। हेनरी फ्योल ने अपने अधीनस्थों के प्रति प्रबंधक के मानवीय व्यवहार पर बल दिया। यह सिद्धांत दर्शाता है कि कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हेनरी फ्योल कहता है कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करो। कोई भी संगठन है, कोई भी अगर आपका संगठन है, तो वह किसी भी कर्मचारी के साथ भैया भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। किसी की सैलरी कम ना हो, किसी की ज्यादा ना हो, या एक प्रकार से कर्मचारियों में जो वर्कर हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। अगर भेदभाव नहीं किया जाएगा तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप भेदभाव करेंगे तब शायद जो कंपनी हो ज्यादा बेहतर तरीके। कार्यकाल की स्थिरता, भाई कंपनी के जो कर्मचारी उनको कब तक काम करना है, उनका एक समय फिक्स होना चाहिए। कितना काम करना, कितनी देर तक काम करना है, कितना काम करना है और कितनी उम्र तक काम करना है। यानी कार्यकाल की स्थिरता होनी चाहिए। काम कितना करना, कितना नहीं करना है, समय पता हो कितने समय तक करना, कब तक करना है, किस उम्र तक वो लोग उस संगठन में काम करेंगे, यह भी पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए किसी भी संगठन में। ये अगर आप देखेंगे खास तौर से प्रबंध यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण के क्या है, ये सिद्धांत में देख रहे हैं भाई हेनरी फ्योल के। अगला पहल, भाई इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पहल करना, विचारों को जन्म देना, योजनाओं को क्रियान्वित करने की अनुमति देनी चाहिए। यानी कोई भी संगठन हो, जो कर्मचारी है वह कोई नया काम कर सके, कोई नया योजना बना सके, उनके भी विचारों को सुनना चाहिए। भाई कर्मचारी भी कई कई बार नई नई बातें, अच्छी अच्छी प्लानिंग या अच्छे अच्छे विचार वह व्यक्त कर सकता है। तो कर्मचारी भी किसी काम की पहल कर सकते हैं, वह भी किसी नए काम की शुरुआत कर सकता है। इस चीज को कर्मचारी जो है उनको किसी भी संगठन में इस चीज की क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। ठीक है। और लास्ट जो अगर आप देखेंगे हेनरी का जो सिद्धांत है, सहकार की भावना।
संगठन में एकता और समरसता, यानी लोगों में प्यार मोहब्बत बनी रहे। भाई कोई भी अगर संगठन है उसमें लोगों में प्यार मोहब्बत बनी रहे, टीम के जो भावना है उसके तरीके से लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। कंपनी के जो कर्मचारी हैं और कंपनी के जो संगठन है, जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनमें एक प्रकार से मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली रिश्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो कोई कंपनी हो, कोई शासन प्रशासन है, चाहे हमारा कोई भी, उसका प्रबंधन जो होगा बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो हेनरी फ्योल के क्या है, ये 14 सिद्धांत है और सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्यवस्था दृष्टिकोण की अगर मैं सिद्धांत की बात करूं तो लोक प्रशासन में अगर आप देखेंगे व्यवस्था दृष्टिकोण में हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत है, ये 14 उसने सिद्धांत दिए, काफी इंपॉर्टेंट है और इनको आपको जरूर देख करके जाना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास तौर से आपके चैप्टर नंबर 3 में से। ठीक है, चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि हम लोग सारे चैप्टर देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट होंगे। देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 4 देखिए क्या है, नौकरशाही दृष्टिकोण। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि नौकरशाही दृष्टिकोण बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। खास तौर से अगर आप लोग देखेंगे 4.3 है, इसमें से आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर मैं बात करूं जैसे जेएस मिल के नौकरशाही पर विचार, ठीक है, या दूसरा अगर आप क्वेश्चन देखेंगे हीगल के नौकरशाही संबंधी विचार क्या है, और 3 है कार्ल मार्क्स के नौकरशाही संबंधी विचार क्या है। 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकता हूं इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। जेएस मिल के नौकरशाही पर विचार क्या है, हीगल के नौकरशाही पर विचार क्या है, मार्क्स कार्ल मार्क्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उन पर नौकरशाही के विचार क्या है। खास तौर से जब भी आपसे पूछेगा कि नौकरशाही पर विचार क्या है या नौकरशाही क्या है, तो आप लोगों को यही जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, यही आपको एग्जाम में लिख करके आना है कि नौकरशाही दृष्टिकोण है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की ज्यादातर क्या रहती भाई मेरे, संभावना बनी रहती। तो यहाँ पर देखिए 4.3 क्या रहेगा कि बैबर काल के पूर्व नौकरशाही संबंधी विचार। देखिएगा लोक प्रशासन के साहित्य में आधुनिक नौकरशाही के प्रमुख विचारक मैक्स वेबर हैं। अगर आप देखोगे कि लोक प्रशासन में जो नौकरशाही का दृष्टिकोण है, जो नौकरशाही का सिद्धांत दिया है, उसको मैक्स वेबर ने दिया है। यह भी सत्य है कि वेबर से पूर्व जीएस मिल, ठीक है, हीगल और कार्ल मार्क्स आदि ने भी नौकरशाही पर अपने विचार व्यक्त किए थे। अगर मैं बात करूं तो भाई लोक प्रशासन में मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर विचार दिए हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो जीएस मिल, हीगल की बात करें या कार्ल मार्क्स की बात करें, इन लोगों ने भी क्या किए थे भाई मेरे, नौकरशाही पर इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। अगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेएस मिल के नौकरशाही संबंधी विचार क्या हैं, तो इनका नाम है जेएस मिल। इसमें इन्होंने नौकरशाही पर अपने क्या विचार दिए, देखिएगा जेएस मिल के निबंध, जेएस मिल का एक निबंध, एक आर्टिकल, एक बुक कह लीजिए, उस पर उसने सरकार कर समर्थन, उसका बुक यानी अगर बात करोगे जेएस मिल की किताब है सरकार कर समर्थन, 1961 में इसने लिखी थी, जिसमें बैबर ने नौकरशाही पर अपने विचार व्यक्त किए थे। विचार व्यक्त किए किसने, बैबर ने। ठीक है, सॉरी मिल ने किए थे भाई मेरे, बैबर नहीं, मिल ने। तो जेएस मिल ने एक किताब लिखी है जिसमें एक निबंध लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है सरकार कर समर्थन, 1861 में लिखा था। और मिल ने अपने नौकरशाही के विचार इसमें दिए हैं। और मिल नौकरशाही पर कहता है कि मिल के अनुसार नौकरशाही का तात्पर्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला कार्य है। तो अगर मैं बात करूं जो मिल है, मिल कहता है नौकरशाही का मतलब क्या होता है, सरकार के द्वारा जो किया जाने वाला काम है वही नौकरशाही। आप सबने देखा होगा कि जो हमारी सरकार होती है वह अधिकारियों से अपने काम को करवाती है। तो जीएस मिल जो कह रहा है कि भाई नौकरशाही क्या है, कि नौकरशाही का मतलब क्या, कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला काम है। कभी कभी उनके द्वारा नौकरशाहों या कर्मचारियों को कार्यपालक दर्शाया गया है। देखो मिल कह रहा है कि हमारी जो सरकार होती है वह, सरकार का जो काम है वह अपने कर्मचारियों द्वारा, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, उनके द्वारा जो काम करवाती है, उनके जो कार्यपालक दर्शाया जाता है, यही नौकरशाही है। मिल के अनुसार अगर आप देखेंगे, मिल के अनुसार नौकरशाही अर्थात व्यवसाय या कार्य के अनुरूप जब कार्य का सॉरी अनुरूप जब सरकार का कार्य कर्मचारी या नौकरशाहों के द्वारा किया जाता है। देखो मिल, अगर मैं बात करूं, मिल कहता है कि अगर सरकार का कार्य
जब कर्मचारी नौकरशाहों द्वारा किया जाता है, ठीक है, वही नौकरशाही है। भाई सरकार का जो काम है, सरकार का जो दिशा निर्देश है, सरकार के जो नियम है, अगर वह नौकरशाहों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अगर करवाया जाता है, वही नौकरशाही है। मिल के अनुसार भर्ती के रूप में अधिकारी वर्ग की भर्ती की जाती है। आप सबने देखा जो नौकरशाह होते भैया आईएएस और आईपीएस होते हैं, इनकी भर्ती निकलती है, इनकी परीक्षा ली जाती है, इनका एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यूपीएससी देखो करवाती ना, ये क्या है, नौकरशाहों की तो भर्ती की जाती है। भाई इनकी प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि नौकरशाह जो होते हैं इनकी भर्ती की जाती है। भर्ती में प्रतिभागियों के बुद्धि, कौशल, शिक्षा और सरकारी कार्य दक्षता पर देखो भाई सरकारी जो नौकरी होती है, जो नौकरशाहों को, इनको बुद्धि कौशल यानी इनमें कितना दिमाग है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, ये लोग सरकार के काम को अच्छे से कर पाएंगे या सरकार के दिशा नियमों को लागू करवा पाएंगे, इस आदेश पर इन चीजों को देख करके इनको नौकरी प्रदान की जाती है, जो नौकरशाह होते हैं। मिल के अनुसार नौकरशाही लोक सेवा की अस्थायी शक्ति है। मिल कहता कि जो नौकरशाही है वह एक प्रकार से सरकार की अस्थायी शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा नौकरशाही की कार्यकारिणी प्रणाली की प्रकृति अत्यधिक व्यावसायिक है। यानी जो नौकरशाह तो व्यवसाय है, एक प्रकार से सरकार को व्यावसायिक रूप से काम करते हैं। अतः पदोन्नति के नियम, आदेश का उचित प्रावधान, सुचारू रूप से कार्य संपादन, उचित अभिलेख संचार, उत्तरदायित्व सही तरीके से नौकरशाह करते हैं। देखो भाई जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो नौकरशाह होते हैं, सरकारी जो अधिकारी जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं, उनमें प्रमोशन भी होता है और सरकार के आदेशों का पालन करवाते हैं। भाई उनको जो उच्च अधिकारी, बड़ा अधिकारी कहता है उसी काम को करवाते हैं और सरकार के आदेशों का क्या करते हैं, पालन करवाते हैं। तो अगर मिल कहता कि जो नौकरशाही है, सरकार के जो नौकरशाह होते हैं, वह सरकार का जो काम है, सरकार का जो वर्क है, उसी को आगे बढ़ाते हैं, सरकार के आदेशों का पालन करते हैं और इनको इसीलिए भर्ती भी किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे प्रतिनिधि सरकार या नौकरशाही के संबंधों पर चर्चा करते हुए मिलने नौकरशाही को नीतिक प्रक्रियाओं से अलग नहीं किया है, बल्कि इसे अनुभव, ज्ञान, प्रवीणता की एक संस्था माना। देखो मिल कहता कि जो नौकरशाह है वह सरकार का एक पार्ट है, क्योंकि जो नौकरशाह होते, जो नौकरशाही होती है, काफी बुद्धिमान लोग हैं, काफी इंटेलिजेंट लोग हैं और सभी चीजों को जानते हैं, इसलिए हमको इसको सरकार के रूप में बात किया गया। मिल के द्वारा नौकरशाही में कार्य में हस्तक्षेप से संबंधित राजनीतिक कार्यपालिका की सीमाओं को निर्धारित इस आधार पर किया जाता है कि उन्हें जनसेवा का निर्देश करने के दुरुपयोग तथा मानवीय रचनात्मक सीमाओं को नौकरशाही द्वारा खतरों के रूप में। देखो मिल कहता है कि जो नौकरशाह होते हैं उनको एक प्रकार से राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। भाई जो नौकरशाह होते हैं सिर्फ आदेशों का पालन करेंगे, आदेश से जो आदेश आएगा, बल्कि वह राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप नौकरशाह नहीं करते हैं। मिल के अनुसार जिन नौकरशाहों या अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार पूर्णता आचरण किया जाए, उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका या निर्वाचित सदस्यों द्वारा हटा देखो मिल कहता है कि अगर कोई अधिकारी करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसे नौकरशाही से बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिए। देखिए जो मंत्री जो नेता है, नेताओं को चाहिए अगर कोई अधिकारी, चाहे आईएएस अधिकारी है, चाहे आईपीएस अधिकारी है, अगर वह किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है या किसी प्रकार का करप्शन करता है, तो उसे सरकारी नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, उसे हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि निर्वाचित सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा प्रशासकों को कार्य का अवलोकन करने की जिम्मेदारी है। देखो जीएस मिल कहता कि जो भाई नेता है, मंत्री है, उनको जनता ने चुन रखा है, इसलिए अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, अगर अधिकारी कोई भ्रष्टाचार करता है, तो उसको निकाल देना चाहिए। ये जीएस मिल का क्या है, विचार है। किसका विचार है भाई मेरे? जीएस मिल इस बात को मानता था, अगर मैं बात करूं। अगला देखिएगा हीगल के नौकरशाही संबंधी विचार क्या है। कौन है? हीगल है। देखिएगा डब्ल्यू.एच. फ्रेडरिक हीगल ने प्रभावशाली तरीके से नौकरशाही को आधुनिक राज्य की प्रशासनिक देखो अगर बात करो तो जो हीगल है वह कहता कि आज जो आधुनिक राज्य हैं, आज के जो राज्य हैं, उनके लिए नौकरशाही बहुत ज्यादा जरूरी है। 1821 में प्रकाशित अपनी फिलोसफी ऑफ राइट किताब में हीगल ने बताया कि कैसे उदारवादी राज्यों को संगठित होना चाहिए, सरकार के आवश्यक तत्व के रूप में सिविल सेवकों की भूमिका को आत्मसात करना चाहिए। देखो हीगल जो है हीगल कहता है कि जहां पर भी लोकतंत्र है, जहां पर भी डेमोक्रेसी है और जहां पर भी उदारवाद है, वहां पर सिविल सेवा जो होता है ना, यूपीएससी के परीक्षा होती है, उनको नौकरशाहों को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हीगल कहता है कि सरकार का एक बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट पार्ट है नौकरशाही, इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में कहता है हीगल। हीगल ने सिविल सेवाओं को सार्वभौमिक वर्ग के रूप में भूमिका का समर्थन करते हैं, क्योंकि अधिकारियों की सारी गतिविधियों के अंतर्गत सार्वभौमिक हित होते हैं। देखो हीगल कहता है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वह सरकार के लिए बहुत जरूरी है और वो इनके हितों के लिए, ठीक है। हीगल के अनुसार, हीगल ने नौकरशाही को राज्य की इच्छा के रूप में परिभाषित किया है। देखो हीगल जो है वह नौकरशाही को राज्य की इच्छा पर, यानी राज्य चाहता है, सरकार चाहती है, किसको चाहती है? नौकरशाही को। इस रूप में कौन बताता भैया? हीगल बताता है। हीगल ने नौकरशाही को संपूर्ण अनुभवतीत माना है, जो सामान्य बुद्धि से भी ऊपर है। देखो हीगल कहता है कि जो नौकरशाही लोग होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि सरकार को शासन प्रशासन चलाने के लिए क्या उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। हीगल ने राजनीतिक दर्शन में वुडरेरो विल्सन को नैतिक और शैक्षिक जनसेवक के ऐसे वर्ग रूप में के प्रति विश्वास दिलाया जो सामान्य इच्छा का पालन करेगा। आधुनिक नौकरशाही के लिए हीगल ने आदर्शवादी संगठनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत सत्ता का क्रियात्मक विभाजन, पद सोपान सिद्धांत, कार्यालय या श्रवी विभाग से विभाजन, प्रतियोगिता निर्धारण, भर्ती, निश्चित वेतन, सामान्य समस्याओं की शिकायतों पर सत्ता का उपयोग। देखो हीगल कहता है कि जो नौकरशाह है उनको रखना भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको प्रमोशन देना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एक प्रकार से बुद्धि कौशल टेस्ट लेकर के उनको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नौकरशाह जो है वह शासन प्रशासन को चलाने में एक उनकी क्या है, बड़ी भूमिका है। कौन कहता है? यह हीगल कहता है। हीगल का विश्वास था कि समतावादी समाज में उपयुक्त विशेषताओं से युक्त नौकरशाही ढांचे का प्रशासनिक संगठन के अत्यंत सरलीकृत निपुणता और गति से राज्य संबंधी कार्यों को स्वीकारा जाएगा। देखो हीगल कहता है कि अगर नौकरशाह काम करेंगे तो राज्य में जो काम होगा वो बहुत अच्छे से काम होगा और राज्य में उनके संबंधी जो किए गए कार्य हैं उसको स्वीकार किया जाए। भाई सरकार जो है अकेले काम नहीं कर सकती है, इसलिए वह नौकरशाहों को रखेगी। नौकरशाह यानी जो सरकारी अधिकारी होंगे उनके जरिए सभी कामों को करवाया जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्या कहता है, देखिएगा हीगल ने अनुभव किया है कि कई लेखों के अनुसार हीगल का अधिकार का दर्शन मैक्स वेबर की नौकरशाही के समतुल्य है, ठीक है। देखो अगर मैं हीगल की बात करूं तो जीविकापार्जन का माध्यम, कार्यालय व कर्मचारी में भेद, योग्यता आधारित भर्ती, विवेकपूर्ण पदोसोपान, इसकी बात कौन करता है? हीगल कहता है कि जो नौकरशाही है वह कार्यालय होगा, जो काम होगा उसको करेगी, और नौकरशाही का जो निर्धारण है योग्यता के आधार पर कितने आता है उसके आधार पर किया जाएगा। और नौकरशाही जो विवेकपूर्ण विद्वान लोगों से भरी होनी चाहिए, और उसमें एक प्रकार से पद सोपान, बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी उससे छोटे गए, इस प्रकार से पद सोपान का ढांचा हो। और जो नौकरशाही होगी वह सरकार के जो आदेश होंगे उन नियमों को लागू करवाएगी, और खास तौर से सरकार के जो योजनाएं होंगी उसको लागू करवाएगी, और नौकरशाही एक प्रकार से सरकार को चलाने में क्या करेगी? मदद करेगी। यह हीगल का मानना था। किसका मानना था भाई मेरे? हीगल का मानना था नौकरशाही को लेकर के। हीगल के लेखों में शोधार्थियों को राजनीतिक व प्रशासनिक दो विभाजन के आधार पर कोई दृष्टिकोण नहीं मिला। आधुनिक संवैधानिक राज्य में नौकरशाही को अपरिहार्य भूमिका पर हीगल ने जानकारी। देखो हीगल कहता है कि भैया राज्य के लिए, जो राज्य है, जो लोकतांत्रिक राज्य है, उनके लिए नौकरशाही बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना नौकरशाही के राज्य काम नहीं कर पाएंगे। या राज्यों में जो शासन प्रशासन है वह बिना नौकरशाही के चल नहीं सकता है। नौकरशाही राज्य का एक अनिवार्य अंग है और ये बहुत कंपलसरी है, जरूरी है। इसके बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता है। राज्य अपनी नियमों को, कानूनों को, आदेशों को, अपनी योजनाओं को लागू नहीं करवा पाएगा। इसलिए राज्य के एक आवश्यक अंग के रूप में अगर आप देखेंगे तो हीगल नौकरशाही की बात करता है, ठीक है। वाकई में समाजवादी साम्राज्य के पतन के बाद इस बात को प्रभावित किया गया है कि सार्वभौमिक मूल्यों व नियमों को आधुनिक नौकरशाही व लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो जो साम्राज्यवादी लोग हैं वह तो नौकरशाही को कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन खास तौर से अगर मैं हीगल की बात करूं तो हीगल ने नौकरशाही को सैद्धांतिक संविधान में स्थानित्व का नवीन साधन का। तो हीगल कहता कि जो नौकरशाही व राज्य के लिए बड़ी जरूरी है, और नौकरशाही को खास तौर से जिस प्रकार से सरकार को संविधान में एक प्रकार से परमिशन मिली है, उसी प्रकार से जो नौकरशाही है उनको भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि नौकरशाही क्या है?
राज्य के लिए एक अनिवार्य अंग है के रूप में कह सकते हैं कि हीगल नौकरशाही को कहता है। नौकरशाही वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इतना जरूर कह सकता हूं कि पेपर में आएगा, ठीक है, इसलिए इसको जरूर करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। अगला देखिएगा मैक्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, मैक्स नहीं भाई कार्ल मार्क्स है, ठीक है, मैक्स मार्क्स है, कार्ल मार्क्स इनका नाम है। कार्ल मार्क्स का नौकरशाही पर क्या विचार है देखिएगा। मार्क्स के नौकरशाही पर विचार पूंजीवादी समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां तक राज्य का स्तर है, खास तौर पर नौकरशाही सार्वभौमिक हितों के समर्थन से दूर था। मार्क्स के अनुसार वर्ग से संबंधित आधार पर सामान्य शक्ति समझा जाता है, न कि राज्य को। अतः नौकरशाही मार्क्स की परिकल्पना की जानकारी तथा उसके राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से प्राप्त होती है, जहां पद द्वारा ग्रहित शक्ति का उपयोग पूंजीवादी सामान्य वर्ग एक वर्ग द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि मार्क्स के कटाक्ष को हीगल के अधिकार की आलोचना की है। देखो कार्ल मार्क्स जो है वह नौकरशाही को नहीं मानता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है कि जो राज्य है वह नौकरशाही के जरिए जनता का, आम लोगों का या मजदूरों का शोषण करता। कौन कहता भाई? कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है वह पूरे व्यवस्थित तरीके से नौकरशाही के जरिए क्या है, वह आम जनता का या जो मजदूर है, क्योंकि जो भाई अमीर वर्ग है उसका तो राज्य पर कंट्रोल है, तो जो नौकरशाही है वह जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उन लोगों पर एक शोषण करने का, अधिकार करने का क्या है, एक तरीका है नौकरशाही, ठीक है। जहां मार्क्स द्वारा हीगल को राजनीतिक सिद्धांत व औचित्य राज की उपकल्पना पर प्रश्न किए। हीगल द्वारा नौकरशाही को कुशाग्रता संस्था के रूप में स्थापित किया गया, जो कि जनहित के काम करती है। देखो हीगल कहता है जो नौकरशाही राज्य के लिए बहुत जरूरी है, नौकरशाही जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करती है। हालांकि मैक्स कार्ल मार्क्स कहते थे जनता की समस्याओं के लिए नौकरशाही के स्तर के मुखारित होने का प्रश्न खड़े किए। पदसोपान और क्रियात्मक विभेदीकरण जैसी नौकरशाही विशेषताओं का परीक्षण करते हुए कार्ल मार्क्स बताता है कि इससे पदस्थ अधिकारी में अयोग्यता में वृद्धि होगी। कार्ल मार्क्स कहता है जो अधिकारी हैं वो सभी लोग अयोग्य हैं, और बल्कि जो राज्य है वह अधिकारियों के द्वारा या नौकरशाही के जरिए मजदूरों पर शोषण करने का एक तरीका कार्ल मार्क्स इसको कहता है। देखो अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं तो कार्ल मार्क्स नौकरशाही को नहीं मानते, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना है कि भाई जो नौकरशाही है इसके जरिए लोगों पर शोषण किया जाता है, लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं, लोगों को कंट्रोल किया जाता। भाई जो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है, उसका तो राज्य पर ही कंट्रोल है, उसको तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो बेबस आदमी है, जो कंपनियों में काम करते हैं, मजदूर हैं, उन पर एक प्रकार से शोषण करने का एक तरीका है। इसलिए शोषणकारी टूल के रूप में नौकरशाही को बताता है कि राज्य ने शोषण करने के लिए एक नया औजार निकाल रखा है, जिसको नौकरशाही उसने नाम दे रखा है। कौन कहता है? या कार्ल मार्क्स कहता है। कार्ल मार्क्स राज्य एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। देखो कार्ल मार्क्स कहता है जो राज्य स्वतंत्र नहीं है, जिसके पास स्वयं की बुद्धि, नैतिक और उदारवादी आधार हो। नौकरशाही राज्य का साधन है, साधन करता या कर्ता कारा आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग द्वारा निर्देशित है। देखो कार्ल मार्क्स कहता है जो नौकरशाही है, जो एक प्रकार से संपन्न वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उनके द्वारा चलाई जाती है नौकरशाही, और नौकरशाही के जरिए जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वह मजदूरों का शोषण कर रहा है। इस बात को कौन कहता भैया? कार्ल मार्क्स कहते हैं। वास्तव में मार्क्स ने नौकरशाही से संबंधित विचारों का सैद्धांतिकरण करने की बजाय देश की नौकरशाही की आलोचना की है। नौकरशाही की क्या करते हैं? कार्ल मार्क्स आलोचना करते हैं। मार्क्स ने अपने शब्दों में नौकरशाही को आत्मा, गोपनीय, सहायतात्मक और आंतरिक सुधार पर पादोसपान से बाहर किया है। कार्ल मार्क्स जो है उसका जो दृष्टिकोण है नौकरशाही के मॉडल के लायक है। प्रथम सूचना दाता व ज्ञान अक्षमता का से सीधा संबंध नहीं है। मार्क्स द्वारा आग्रह किया गया है कि नौकरशाही प्रवृत्ति ज्ञान की गोपनीयता और क्षमता को रहस्यमय बनाने की है। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही को अधिकारियों की निष्क्रियता का, आज्ञा पालन, सत्ता में विश्वास, औपचारिकता और नियंत्रण की बात करता। देखो कार्ल मार्क्स कहते हैं भाई मेरे, जो नौकरशाही है वह मजदूरों का शोषण करे, दमन करिए, और नौकरशाही जो पूंजीपति, जो उद्योगपति है, एक प्रकार से उसके समर्थन में खड़ी हुई है या उसकी बातों को मानती है। और नौकरशाही जो है वह आम लोग, जो आम नागरिक है, मजदूरों का क्या है? शोषण करती है। और कार्ल मार्क्स नौकरशाही की आलोचना में इस बात को कहते हैं। कार्ल मार्क्स नौकरशाही में उसका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि कहता कि राज्य
एक प्रकार से नौकरशाही को खड़ा करके आईएएस आईपीएस जो अधिकारी उनको खड़ा करके अपने ही नागरिकों पर शोषण करने का उसने एक औजार बना लिया है। इसके रूप में हम लोग कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स नौकरशाही को कह सकते हैं कि वो बताता या कहता है। क्यों कह रहा है कि शोषणकारी टूल है। क्या है? शोषण का एक साधन बना लिया गया है, शोषण का एक साधन है या शोषण का एक टूल है। टूल के रूप में क्या करता है? कार्ल मार्क्स इस नौकरशाही को इंगित करते हैं या बताते हैं। ठीक है, कौन बताता भाई? कार्ल मार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो नौकरशाही को लेकर के आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौकरशाही पर अगर आप देखें मैक्स वेबर के, ठीक है, हीगल के या कार्ल मार्क्स के विचार क्या है, या नौकरशाही पर विचार क्या है, या नौकरशाही क्या थी है, कुछ भी आएगा तो आपको जो मैंने चीजें बताई हैं आपको यही एग्जाम में लिख करके आना, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी में से कह सकते हैं नौकरशाही वाला जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, और कह सकता हूं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने मिल सकता। वैसे एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको कोई भी अगर 5 क्वेश्चन आता है वही आपको करके आना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बल्कि 8 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन लिख करके आने हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आप देखें हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है समाप्त हो गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 5वां चैप्टर रहेगा, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा इसी के साथ समाप्त हो गया। अब हम लोग 5वां चैप्टर देख लेते हैं, वह भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5, जो रहेगा, मुझे नहीं लगता था चैप्टर नंबर 5 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है चैप्टर नंबर जो 6 रहेगा ना, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर से अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आ सकती है। जो मैं बता रहा हूँ उनको एक बार पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसी को करके जाना है। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैं बता देता हूं। ठीक है, पहला यूनिट मैंने अच्छे से करवा दिया है, बाकी आपके जो यूनिट्स है उसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं कौन कौन सा आपको करके जाना। खास तौर से निर्णयों के मॉडल, किसके, इसमें जो दे रखा आपका चैप्टर नंबर जो 6 है ना, चैप्टर नंबर जो 6 हमारा रहेगा, जिसमें दे रखा है निर्णयों के मॉडल। खास तौर से अगर आप लोग देखेंगे इसमें साइमन का समिति तार्किक मॉडल, ठीक है, जो आपको करके जाना है। ठीक है, या दूसरा 1-2 कर लेना। ठीक है, इसमें जो मॉडल दे रखे इसमें खास तौर से ऊपर के 2 पढ़ लेना। ठीक है, साइमन का तार्किक समिति मॉडल, ठीक है, लिंडम्बम का वृद्धि विकास मॉडल। ये 2 विकास मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करके जाना। ठीक है, निर्णय के जो मॉडल हैं, निर्णय निर्माण के जो दृष्टिकोण है, इसमें 6.5 जो रहेगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला मैं बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, जिसको बता रहा हूँ उसी पढ़ के जाना है। अगला चैप्टर क्या, 7वां चैप्टर। 7वें चैप्टर में अगर बात करूं तो हमारे लिए 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया 6-7 क्वेश्चन में बताऊंगा, जो आपको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, प्रणाली दृष्टिकोण, ठीक है, बार्नार्ड बार्नार्ड के विचार क्या, प्रणाली दृष्टिकोण क्या है, और बार्नार्ड के विचार। दूसरा जो आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था। ये दोनों पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो प्रणाली दृष्टिकोण जो है बार्नार्ड का, दूसरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, इसको पढ़ करके जरूर जाना है। जो मैं बता रहा हूं उसको कोई छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता। चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 8 मुझे नहीं लगता था, चैप्टर नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूं इस बार के लिए देखिएगा, नीति विज्ञान दृष्टिकोण वाला चैप्टर जरूर करके जाना है। खास तौर से इसमें 9.3 नीति विज्ञान पर लास वे का दृष्टिकोण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास वे का दृष्टिकोण आप सबसे पूछा जा सकता है। नीति विज्ञान में जो लास वे का दृष्टिकोण है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना। जो मैं बता रहा हूं इसको खास तौर से पढ़ के जाना, कोई छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बता देते जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, नवीन नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण क्या, ये हो सकता है। इसमें खास तौर से अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को जो पढ़ के जाना है, नवीन लोक प्रशासन के मुख्य विषय या नवीन लोक प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। खास तौर से जो चैप्टर नंबर 11 है, इससे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं कि नवीन लोक प्रशासन की मुख्य विषय कौन है, और नवीन लोक प्रशासन की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। इनको जरूर करके जाना, इनको कोई छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा, लोक चयन उपागम।
क्या है, लोक चयन उपागम है। अगर आप देखेंगे तो खास तौर से आपको लोगों को जो पढ़ के जाना है, लोक चयन उपागम का अर्थ और लोक चयन उपागम की आधारभूत विशेषता। आधारभूत विशेषता जरूर पढ़ लेना जो लोक चयन उपागम है, क्योंकि यही पूछा जा सकता है जहां तक आ सकता है। अगर मैं बताऊं, जो लोक चयन उपागम है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, इसको जरूर करके जाना है, कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा। खास तौर से जो हमारा 12वां चैप्टर क्या रहेगा, लोक चयन उपागम क्या रहेगा, इसको थोड़ा देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लोकहित दृष्टिकोण, देखो खास तौर से लोक प्रशासन में अगर आप देखोगे, लोक प्रशासन का मतलब ही होता है कि भाई लोगों की भलाई करना, लोगों के हित करना। अगर आप देखेंगे तो लोक प्रशासन में यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकहित दृष्टिकोण। ठीक है, लोकहित दृष्टिकोण ये बताता है कि जो हमारा शासन प्रशासन है, खासतौर से जो हमारा लोक प्रशासन होता है, उसका मूल सिद्धांत यही कि लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए हित के काम करना, लोगों की जो समस्याएं, लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करना ही क्या है, लोकहित दृष्टिकोण है। ठीक है, लोकहित, क्योंकि इसमें जितने भी थिंकर हो यही बताते हैं कि हमारा जो लोक, खास तौर से जो लोक प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम लोग बात करते हैं, जो हमारा लोक प्रशासन है उसका काम है लोगों की जो समस्या, जो प्रॉब्लम है उनका समाधान करे। खास तौर से अगर आप देखोगे लोकहित प्रशासन जो है, इसके दृष्टिकोण, लोकहित के दृष्टिकोण ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या लोकहित जो है इसकी अवधारणा, लोकहित की अवधारणा, लोकहित के दृष्टिकोण, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके, क्योंकि दोनों को अगर पूछेगा तो साथ में ही पूछेगा। लोकहित करके जाना, क्योंकि लोकहित आ सकता है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन सकता है आपका, खास तौर से वो जो हमारा 13वां चैप्टर रहने वाला। ठीक है, इसको भी चैप्टर नंबर 14वां क्या रहेगा, चैप्टर नंबर जो आपका 14 है, चैप्टर नंबर 14 की अगर बात करें, चैप्टर क्या रहेगा, नवीन लोक प्रशासन। ठीक है, क्या है, नवीन लोक प्रशासन दृष्टिकोण क्या है। तो अगर आप देखेंगे नवीन लोक प्रशासन में देखो, खास तौर से न्यू राइट्स, न्यू राइट्स का प्रभाव, इसको देख लेना। नवीन लोक प्रशासन में दृष्टिकोण में न्यू राइट्स का सिद्धांत क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यू राइट्स वाला। और नवीन लोक प्रशासन जो प्रबंधन होता है, इसमें अवधारणात्मक रूपरेखा क्या, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है खास तौर से। अगर आप देखेंगे जब से लोक प्रशासन में देखो, अब राज्य की भूमिका भी बदल रही, खास तौर से जो नवीन लोक प्रशासन आएगा, राज्य की जो भूमिका है, क्योंकि राज्य ज्यादा से ज्यादा जो काम है अपने कर्मचारियों पर, प्रशासन पर कर देना ना। राज्य जो है अपने पास कम से कम काम रखा, बल्कि सारी जो जवाबदेही, जिम्मेदारी सारा किसको, इसको दे देता ना। इसलिए अगर 14.2 में अगर आप देखें, 14.2 में क्या है, राज्य की बदलती भूमिका तथा लोक प्रशासन प्रबंधन का उदय, इस टाइप के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खासतौर से आपका जो 14वां चैप्टर रहेगा, न्यू राइट्स वाला जरूर करके जाना, इसको छोड़ करके नहीं जाना किसी को भी। चैप्टर नंबर 15, सुशासन उपागम। सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन, बेहतर शासन को हम ये लोग क्या बोलते हैं, सुशासन। तो खास तौर से अगर मैं सुशासन की बात करूं, तो सुशासन की विशेषता, ठीक है, क्या होती है, सुशासन में कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। सुशासन का मतलब था अच्छा शासन, बेहतर शासन। ठीक है, आप सबको पता भी होगा, सुशासन का मतलब ये होता है कि खास तौर से अच्छा शासन चले, अच्छा शासन प्रशासन चले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, सुशासन बोलते हैं। तो सुशासन की विशेषता क्या है, सुशासन में कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है सुशासन को लेकर के। चैप्टर क्या रहेगा, ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर मुझे नहीं लगता था आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नारीवादी दृष्टिकोण। खास तौर से लोक प्रशासन में महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं की जो भूमिका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, नारीवादी दृष्टिकोण। तो खास तौर से अगर आप देखेंगे नारीवादी सिद्धांत, ठीक है, प्रशासन में जेंडर को समझने के मापदंड, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता। 17.3 और 17.4 जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप उसको जरूर करके जाना। ये हमारा आखिरी चैप्टर रहेगा, 17वां चैप्टर का रहेगा, नारीवादी दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे नारीवादी सिद्धांत क्या है और प्रशासन में जेंडर को समझने के मापदंड कौन कौन से थे, ये दो क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है। अगर मैं बताऊं तो आपको मैंने पहला ब्लॉक जो है ना, 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कराए। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 में से, ब्लॉक 3 में से, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो आप सबको बताएं। अगर आपको सुबह मौका मिलेगा तो मैं आपको बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट बताएं उन क्वेश्चनों को मैं पढ़ा भी दूंगा, अगर मुझे सुबह मौका मिलेगा तो पढ़ा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं उनको आपको पढ़ करके जरूर जाना है, कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा। अगर मुझे समय सुबह से अगर मौका मिल गया सुबह की क्लास के लिए, तो मैं सुबह एक बार क्लास आकर के जरूर करवा दूंगा। खास तौर से आपका जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है,
पहला ब्लॉक मैंने करवा दिया है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, जिनको पढ़ने को बताया है, सुबह टाइम मिलेगा तो मैं इसको जरूर करवा दूंगा। बाकी जो जो मैंने क्वेश्चन बताया इनको पढ़ करके जरूर जाना है, और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। कोई समस्या टेंशन नहीं लेनी, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको ही आप लोग पढ़ करके चला जाना। चिंता मत कीजिए, आप सभी का पेपर बहुत जल्द अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय